हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज़ाद पाठशाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम JSSC CGL 21 को जो फोकस करके जो मैथ्स का क्लास ले रहे हैं उस कड़ी में ये ओवरऑल 13th क्लास है और नंबर सिस्टम का ये 9th क्लास है और संभवतः नंबर सिस्टम का ये आखिरी क्लास होगा। उसके बाद हम कोई और टॉपिक शुरू करेंगे। मैक्सिमम नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन एग्जाम JSSC द्वारा लिया गया है उसमें जो भी सेम टाइप के, अगर उसको मैंने छोड़ा हुआ है, लेकिन डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से JSSC के किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, लगभग उस सारे क्वेश्चन को हमने इसमें कवर करने का कोशिश किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन SI मेंस जो हुआ था 2017 में, सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा हुआ था, मुख्य परीक्षा, उसमें का ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए कि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग 780 है, ठीक है, एवं इसका पहला पद 10 है, तो इसे इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, इसके बारे में हमें पता करना है। देखिए बहुत आसान है। समानांतर श्रेणी मतलब AP, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते किसको है। एक सीरीज होता है जिसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे टर्म होते हैं, नंबर होते हैं। उसमें जो सभी टर्म का जो बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे पहला टर्म अगर 3 है, दूसरा 5 है, ये अगला वाला 7 है, अगला 9 है, तो ये जो सीरीज है वो AP में है। कैसे AP में है, देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो इस तरह से जब कंसेक्यूटिव टर्म यानी नंबर जो है उसके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल हो तो वो सीरीज जो फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी में है। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। हो सकता है कि ऐसे भी हो, 11 हो, 8 हो, फिर 5 हो, फिर 2 हो, ऐसे होगा। तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, यहाँ का भी डिफरेंस 3 है, लेकिन ये निगेटिव 3 है ना, ये डिफरेंस निगेटिव 3 है, तो ये कॉमन है। तो ये सीरीज भी किस में होगा, AP में होगा, और ये सीरीज भी किस में होगा, AP में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल हो, मतलब कितने भी आगे बढ़ते जाएं, जैसे थर्ड माइनस 2, सेकेंड माइनस फर्स्ट, फिफ्थ माइनस 4, सिक्स माइनस फिफ्थ, टर्म का जो डिफरेंस होगा वो अगर हमेशा इक्वल में है, कॉमन है, एक ही है, तो वो सीरीज किस में होगा, वो समांतर श्रेणी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन डिफरेंस आया उसको हम लोग बोलते हैं D, है ना, डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस होता है ये। तो जो इक्वल नंबर डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको जानना है कि AP, ये आपने जान लिया कि AP किस सीरीज को बोलते हैं। अच्छे समझ में आ गया होगा। जब दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का हमेशा डिफरेंस अगर सेम नंबर है, इक्वल है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सीरीज यानी जो श्रेणी जो है वो किसमें है, समानांतर यानी AP में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए तो AP में है तो उसका कुछ फर्स्ट टर्म होगा, ये पहला टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो डिफरेंस है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये कॉमन डिफरेंस को उसको D से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, D, है ना। तो अब इसका फॉर्मूला एक आप लोग याद रखिए, AN यानी nth टर्म जो होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू D। ये हो गया nth टर्म। nth टर्म आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक AP में एक सीरीज है AP में, उसका पहला टर्म अगर 2 है और कॉमन डिफरेंस अगर मान लीजिए 3 है ना, 3 है, तो हमें अगर बोला जाए कि इस सीरीज का 10वां टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म कौन सा होगा, अगर हमें ये निकालना हो तो देखिए यहाँ पे AN मतलब यही हो गया A10, ये nth टर्म है। A10th टर्म जो होगा वो हमें यहाँ से निकलेगा, ये AN मतलब वो n मतलब 10 हो गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, पहला टर्म हम 2 है प्लस n यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस 1 घटे D यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, हमने लिया कॉमन डिफरेंस 3 लिया है, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे जो 10वां टर्म होगा यानी ये जो टर्म होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट, नाइन, जो 10वां जो होगा 10th टर्म जो होगा वो यहाँ से आ जाएगा
9×3 27, यानी 29 जो होगा वो इस सीरीज का 10वां टर्म होगा। ये कौन सा टर्म होगा? 10th टर्म होगा। ठीक है, 10th टर्म होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला ये होता है कि nth टर्म, ये बेसिकली nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी Sn भी आएगा। ये nth टर्म है, यानी 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, ऐसा। ये n इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। तो जो n यहाँ होगा वही n यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपको nth। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं, कोई टर्म निकालना है तो वो निकालना, हम उससे निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ मतलब सीरीज गिवन है आपको, मान ली 10 टर्म है तो बोल लेगा कि सभी टर्म का सम निकालना है आपको। एपी में है, पहला टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है, और नंबर ऑफ टर्म्स इतना है तो सभी का योग निकालिए। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है n टर्म का सम का। ये हो गया nth टर्म। कंफ्यूज नहीं होता, ये कौन सा हो गया? ये बेसिकली फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने का। एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना है। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। ये होता है हमारा सम ऑफ n टर्म। जो फाइंड करना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। ये सम ऑफ n टर्म्स, ये स्पेशल टर्म इन nth टर्म, 10th, 11th, 12th, 13th, 16th, ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म यूज कर फाइंड करना होगा तो इसको यूज करेंगे। अगर सम फाइंड करना होगा सभी टर्म को मिला के तो Sn वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये दो फॉर्मूला है, एक nth टर्म फाइंड करने वाला, एक Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने वाला। ये दोनों अगर आपको याद है तो एपी से संबंधित क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी पूछा जाएगा, अगर आप ये दोनों फार्मूला याद है और थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन। तो आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख के सॉल्व करके नहीं चला जाता, साथ में आपको कंसेप्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन है। तो अगर एपी का कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो एपी पे कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, तो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। ये समानांतर श्रेणी में इसमें दिया हुआ कि 12 पदों का योग, आप समझिए, मतलब 12 पदों का योग दिया हुआ है, मतलब Sn दिया हुआ है 780। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12 है। सभी का एडिशन योग दिया हुआ है हमें 780। ठीक, इसका पहला पद, यानी पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है हमें 10, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म। ए होता है पहला टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे 12 यानी Sn यानी S12 दिया हुआ है। S12 यानी 12 टर्म का जो सम है वो हमें 780। Sn मतलब n दिया हुआ 12 और उसका सम है वो दिया हुआ 780। पहला टर्म 10 है, तो इस श्रेणी का हमें 20वां टर्म पता करना है। मतलब इस श्रेणी का हमें A20 पता करना है। A20 क्या होगा? ठीक है, हमें S12 दिया हुआ है सम वाला, फिर A दिया हुआ है, ठीक है 10, और हमें A20 पहला वाला जो फॉर्मूला बताया मैंने उससे इसको फाइंड करेंगे। उससे पहले देखिए, हमें A20 पता करने के लिए हमें A तो दिया हुआ लेकिन हमें D भी चाहिए। D तो हमें नहीं पता, तो इसमें से इसको यूज करके हम D पता करेंगे। वो कैसे? देखिए, ये जो होगा S12 को ये लिख सकते हैं ना। S12 मतलब क्या होता है? ये सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी 12 टर्म का योग हमें दिया हुआ है। तो ये हो जाता है क्या? n/2 अभी बताया मैंने, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n टर्म का सम होता है और ये दिया हुआ है हमें 780। जहां पे n है ना, ये n हमें 12 है, ये n ही तो 12 है ना। ये तो Sn का फॉर्मूला होता है ना, ये वाला। तो ये S12 है, तो यहाँ पे 12 ले लेंगे। मतलब ये हो गया हमारा 12/2। इसको n = 12 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 12/2। ये हो गया 2 इंटू a तो दिया हुआ है 10, ये 20 हो गया, प्लस n-1। n तो हमें 12 पता है कि 12 टर्म है, तो n-1 11 इंटू डी हमें नहीं पता। यही डी हमें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया मेरा 780, ये हो गया
80। अब देखिए ये 2 6 जा 12 हो गया। अब यहाँ से देखिए 20 प्लस 11 डी। अब यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में है, यहाँ पे 780/6 हो जाएगा, 780 डिवाइड बाई 6। तो ये हो गया हमारा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, वही 130 हो गया, कैंसिल होके 130 हो गया। अब देखिए यहाँ से 20 प्लस 11d इक्वल टू 130, तो 11d इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 माइनस 20, तो मतलब 110 हो गया। तो d इक्वल टू आ गया हमारा 110 डिवाइड बाई 11, मतलब d निकल गया हमारा 10। तो अब हमें a पहले से पता है और d यहाँ पता चल गया। अब कोई भी टर्म पता करना हो हम फाइंड कर सकते हैं। a20 पता करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है an का फॉर्मूला। हमें nth टर्म जो फाइंड करना हो तो ये होता है किसका फॉर्मूला, ये वाला होता है हमारा Sn, जब n टर्म का सम। बस ये कंफ्यूजन होता है, आपको याद रखना है कि ये स्पेशल एक इंडिविजुअल टर्म फाइंड करना होता है तभी इसको यूज करते हैं, जब सम फाइंड करना होता है तो इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें a पता है, 10 पहले से गिवन है और 10 हमने d यानी कॉमन डिफरेंस पता कर लिया। अब इसको यूज कर लेंगे a20, तो a20 क्या होगा, a20 हो जाएगा a प्लस 20 n इक्वल टू 20 माइनस 1, और यहाँ पे d भी पता है हमें 10 और a भी पता है, तो ये हो गया हमारा a भी 10 है, ये 20 माइनस 1 19 इंटू 10, ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 190, तो 200 जो होगा ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, 20th टर्म, 20वां टर्म जो हो गया इस सीरीज का वो हो गया 200। अब देखना है कि 200 इसमें है कि इसमें कि नहीं, तो पहला वाला ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब टिपिकल था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो एपी से संबंधित किसी भी क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन ही आते हैं। आपको नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है वो फाइंड करना होगा nth टर्म यानी an पे, और सम का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला ये आपको अगर याद है तो बहुत आसानी से, कभी कभी a गिवन होगा d फाइंड कर लेंगे एक से, दूसरे वाले से d जब पता चल गया तो उसको यूज करके हमने a और d जब दोनों पता चल गया तो कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर सिस्टम से बेस्ड ये क्वेश्चन है, वो तो अब बहुत सरल है, आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को अगर हम 0.64 अंडर रूट ठीक से डिवाइड कर देते हैं तो परिणाम 64 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। तो सिंपल मानते हैं कि x वो संख्या है, x को डिवाइड करना है हमें 0.64 अंडर रूट। ठीक, ये इससे डिवाइड किया हमने, हमें आंसर मिला 64। ठीक है, वो संख्या कौन सी है जिसको अगर हम विभाजित करें 0.64 अंडर रूट से तो रिजल्ट हमारा 64 आए। ठीक है, तो x हमें पता करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 64 इंटू 0.64। ठीक, अब देखिए ये 64 हो गया, ये पता है आपको 0.8 इसका स्क्वायर रूट होगा, इसका 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, लेकिन ये डेसिमल में है, या इसको ऐसे समझिए जैसे 64 है ना, ये आप ये है 0.64 है ना, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.64 है तो इसको डेसिमल हटा दें तो 64 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 और 10 का 100 का 10, तो 8/10 तो मतलब 0.8 इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, तो 4 8 जा 32, 3 8 6 48 3 51 और एक के बाद डेसिमल यानी 51.2 इसका आंसर हो गया। 51.2 जो होगा वो इसका आंसर होगा। हमें ढूंढना है कि 51.2 किस में है, तो पहले वाले में ही 51.2 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी एसआई मेंस 2017 में सब इंस्पेक्टर का जो मुख्य परीक्षा हुआ था
उसमें इसको भी पूछा गया। तो नंबर सिस्टम से आप देखें हर एक एग्जाम में जिसमें मैथ्स आता है उस सभी एग्जाम में अगर आपको 15 क्वेश्चन टोटल मैथ से पूछा जाएगा तो 5-6 क्वेश्चन हर बार सिर्फ नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। इसीलिए नंबर सिस्टम इतना ज़्यादा क्लास हो गया, क्योंकि हर एक बार किसी भी एग्जाम में जीएसएससी के द्वारा जब भी एग्जाम किसी भी एग्जाम में नंबर सिस्टम से 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये नंबर सिस्टम का 9th क्लास है, क्योंकि हमने लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कोशिश किया है करने का। हाँ, जो एक ही तरह के क्वेश्चन है उसको हमने नहीं लिया है, लेकिन जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है उसको सारे क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करने का कोशिश किया है और आज नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 54 से गुना किया जाए, यानी 54 से गुना होती है तो उसके बाद 18 से विभाजित हो जाते करते हैं अगर जब हम उसे, तो हमें उस संख्या के वर्ग के मुकाबले 18 कम मिलता है। तो उस संख्या का घन क्या है, मतलब उस संख्या को क्यूब कर देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बहुत आसान है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी है। जैसे जैसे लैंग्वेज कह रहा है वैसे वैसे करते जाएं, हम स्वतः आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए यदि एक प्राकृतिक संख्या 54 से गुना होती है, ठीक है, हमें नहीं पता वो प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो प्राकृतिक संख्या है x। ठीक, x जब 54 से गुना करते हैं x गुने 54 और उसके बाद 18 से उसको भाग देते हैं, मतलब डिवाइड बाय 18। ठीक, बस पढ़ते जाना है स्टेटमेंट को, उसे सेट करते जाना है। 18 से जब भाग देते हैं तो वो क्या होता है, उस संख्या के वर्ग के मुकाबले 18 कम हमें प्राप्त होता है। जब उस संख्या को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 से 18 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, उस संख्या के वर्ग से 18 कम, यही है ना, क्या मिलता है, उस संख्या के वर्ग के मुकाबले 18 कम मिलता है। यानी उस संख्या का जो हमें पता करना है उसको वर्ग से 18 कम यानी -18, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। बस ये समझ में आ गया, यहां तक आप पहुंच गए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको कैंसिल कर दें, 18 तिया 54, तो ये x² -3x -18 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, अगर नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वीडियो मैंने स्पेशली बना रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप सीख सकते हैं। अगर नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डाल दूंगा। तो क्या होता है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको x² माइनस ये हो जाएगा 6x, ये प्लस 3x -18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x यहाँ पे कॉमन हो गया, ये हो गया हमारा x -6 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, इस दोनों में 3 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा ये भी x -6 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखिए x -6 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x -6 कॉमन हो गया और बाकी बचा x ये प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को, एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 के, एक बार इससे इक्वेट करेंगे 0 को, तो यहाँ से हो जाएगा x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6, ये पहली बार में आया। दूसरी बार में x प्लस 3 इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया -3। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी निगेटिव में नहीं होता, प्राकृतिक संख्या कभी निगेटिव में नहीं होता। तो x इक्वल टू वैल्यू यही आएगा। आंसर हमको क्या चाहिए, जो संख्या मिला उसका घन, मतलब 6 तो आया, लेकिन वो नहीं कह रहा है हमें, वो नंबर नहीं पूछ रहा है, हमें कह रहा है कि उस संख्या का घन क्या होगा, क्यूब क्या होगा। तो 6 क्यूब मतलब 216, 216 विल बी आवर आंसर। तो कितना सरल था, बस आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो उसका मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फिर आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सी वाला जो हो गया ये आंसर हो गया। ये पूछा हुआ है, रिजर्व बटालियन एग्जाम हुआ था 10/12/2017 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो
तो बस जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे वैसे हमने कर लिया, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन आता है, यहाँ पे भी 2 आया, लेकिन यहाँ पे चूंकि नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया, ये संभव ही नहीं है, तो x = 6 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें पूछ रहा है उस संख्या का घन यानी क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, तो आंसर हमारा 216 हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बच रहा है। ये जो अगला क्वेश्चन है वो पीजीटी जो एग्जाम हुआ था 10 मार्च 2018 को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। पीजीटी का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें भी मैथ्स के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग मिला के तो आ ही जाता है, तो मैं उसको भी अलग से पीजीटी वालों के लिए मैथ्स का अलग से 2 बार एग्जाम हुआ है, दोनों का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, उसको सारे क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के उसको सॉल्व करके बता दूंगा, ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में, ठीक है, 27% यानी 27% जो स्टूडेंट है वो गणित में तथा 24% जो है वो भौतिकी में फेल कर जाते हैं। किसी परीक्षा में 27% 27% जो परसेंट स्टूडेंट है वो मैथ में फेल करता है, फिर 24% फेल कर जाता है फिजिक्स में, साथ में यदि 20% छात्र दोनों में फेल करते हैं, ठीक है, दोनों में मतलब भौतिकी में भी और गणित में भी, दोनों में 20% स्टूडेंट फेल कर जाते हैं, तो हमें ये निकालना है कि उस एग्जामिनेशन में कुल कितने परसेंट छात्र स्टूडेंट पास हुए यानी उत्तीर्ण हुए। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा क्या करना है आपको, इसको बनाना है वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम मतलब क्या करना है, 2 वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे एक लिया हमने, ये एक वेन डायग्राम सर्किल बनाया, और ये हो गया मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए ये हो गया जो मैथ्स में जो फेल किया है परसेंटेज स्टूडेंट, उसका हो गया ब्लू वाला, और एक और क्योंकि दोनों है, एक फिजिक्स का भी है, तो जो रेड वाला है ये बॉक्स हो गया आपका फिजिक्स वाला, ये फिजिक्स का हो गया, जो फिजिक्स में जो फेल किया है परसेंट में वो, ये हो गया मैथ वाला। अब देखिए जब ऐसे 2 डायग्राम हो या 3, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, है ना, कि इतने परसेंट फिजिक्स में, इतने परसेंट मैथ में, इतने परसेंट केमिस्ट्री में, तो उसके इसमें तीसरा डायग्राम 3 सर्किल बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 20% दिया हुआ है कि 27% जो छात्र फेल करते हैं गणित में, और 24% जो छात्र हैं फेल करते हैं किसमें, फिजिक्स में। इसमें क्या करना है, सबसे पहले वो डाटा लेना है जो दोनों में कॉमन है ना, मतलब ये फेल का है, ये दोनों में जो फेल है वो है ना, ये दोनों में फेल का, क्योंकि इसमें भी कॉमन है, ये भी, ये मैथ में फेल है, ये फिजिक्स में फेल है, तो इतना तो कॉमन है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 पर, क्वेश्चन में ये कि 20% छात्र जो है वो मैथ और फिजिक्स दोनों में फेल करता है। तो ये जो हो गया कॉमन वाला हो गया, जो रेड से जो अंडरलाइन है वो हो गया आपका 20%, ये हो गया 20%। ठीक है, अब देखिए आप इसको समझिए ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ सेकेंड में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए चूंकि मैथ का टोटल फेल कितना है 27, मैथ का टोटल फेल है 27 है, तो 20 तो इसमें आ गया ना, ये कॉमन है, वो तो मैथ्स में है, तो सिर्फ जो मैथ्स वाला होगा यानी इसके अलावा जो होगा, यानी ये वाला जो होगा, ये वाला यहाँ से लेके ऐसे इसको छोड़ के 27 टोटल है, 20 ये आ गया, ये हो जाएगा 7। ठीक, उसी तरह फिजिक्स में फिर अगर टोटल रेड वाला को आप देखिए, रेड वाला जो है उसमें तो 20 भी है, इंक्लूड है ना 20, तो ये जो बचेगा इसको छोड़ के बचेगा, टोटल कितना फेल किया है 24%, तो ये 20 तो इसमें आ गया, ये हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए ये हो गया सिर्फ, अगर पूछा जाएगा आपको कि सिर्फ मैथ में कितना प्रतिशत छात्र फेल किया, सिर्फ मैथ में, तो सिर्फ मैथ में फेल किया है 7, सिर्फ फिजिक्स में कितना प्रतिशत छात्र फेल किया, तो 4, सिर्फ ओनली फिजिक्स में फेल किया 4, ओनली मैथ में फेल किया 7, ये फेल किया दोनों में, मतलब मैथ में भी और फिजिक्स में भी 20% स्टूडेंट जो है वो फेल किया। तो अब देखिए टोटल कितना फेल किया, टोटल कितना फेल किया 7 सिर्फ मैथ में, 4 सिर्फ फिजिक्स में, और 20 दोनों में, 20 दोनों में, मैथ में भी और फिजिक्स में भी,
ये कितना हो गया 27 + 4 11, ये हो गया आपका 31%। जब 31% छात्र फेल किया, ये हो गया फेल, तो भैया पास कितना किया, पास किया टोटल तो 100 होता है, तो 100 यानी 100 - 31, तो 69% जो स्टूडेंट है वो आपका क्या करेगा, सफल होगा यानी पास करेगा। अब देखिए इसमें 69 है कहीं, तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका 69 है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। पहले वेन डायग्राम लेते हैं और कॉमन वाले को सबसे पहले डालते हैं, उसके बाद माइनस कर करके दोनों को अलग अलग फाइंड करते हैं। तो ये निकल गया 7 + 20 + 4, ये हो गया टोटल जो अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल किए हैं। तो टोटल जब अगर 31% फेल कर गया तो पास कितना करेगा 69, 100 - 31 दैट विल बी 69%। जो स्टूडेंट है वो सफल हुआ यानी उत्तीर्ण हुआ, वही हमें पूछ रहा था। ठीक है, तो आज नंबर सिस्टम फिनिश होता है। अब स्टार्ट करेंगे, एक साथ लेंगे, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे जो आपका परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस है ना, यानी प्रतिशत जो है, प्रतिशत का टॉपिक, क्योंकि ये दोनों काफ़ी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि, इस दोनों को एक साथ करेंगे। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और ऐसे कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से और परसेंटेज से सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। साथ में वही भी क्वेश्चन के साथ साथ ही कंसेप्ट को भी डिस्कस करते जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम एक ही बार करेंगे, है ना। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कहने का मेरा आशय यहाँ है कि बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि सेम टाइप के सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन को एक ही बार करेंगे, लेकिन जो अलग अलग टाइप के या पैटर्न की जो क्वेश्चन है उसको जरूर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए